बच्चों, आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है बच्चों, हमने 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है रिडॉक्स चैप्टर में, और इस बार हम अगेन 12th में पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है और ये आपको याद रखना ज़रूरी है। याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और देखिए मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बना दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हम लोग 10th में पढ़ा था वो ज़्यादातर बच्चों को याद होता है, लेकिन इसमें जो है कुछ और एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरा पीरियोडिक टेबल इसमें समा सकता है, यानी पूरा पीरियोडिक टेबल इसमें हम लोग ला सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि मेन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको याद करने का तरीका सिखा दे रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है याद हम करना सिखा दे रहे हैं। ये हम लोगों ने अपने ज़माने में याद किया था। इनफैक्ट सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं मेन एलिमेंट्स को आपके सामने है ना नोट डाउन कर दिया है। देखिए लिथियम से शुरू हो रहा है और फ्लोरीन पे जाके एंड कर रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका याद करने का टेक्निक सिखा देता हूं। देखो लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, इसको हमने एक साथ इंक्लूड कर लिया है और इसको याद रखते हैं लिखा, लिथियम लिखा, पोटेशियम सास, सीजियम सास ने, अब ये मतलब बेरियम बहु सीए के नाम, याद कर लेंगे लिखा सास ने बहू के नाम। ठीक है, क्या लिखा भाई? तो सेब, मैंगो यानी सीरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सेब, मैंगो, आलू, ठीक है, और की मंडी, मंडी समझते हैं ना, मार्केट, यानी सास बहुत खुश हो गई होगी है ना अपने बहू से, तो इसलिए क्या कर दिया उसने, सारा मार्केट जो है, मंडी जो है, किसका किसका, सेब का, मैंगो का, आलू का, क्या कर दिया, सास के नाम लिख दिया। तो फिर से देख लेंगे, लिखा सास ने बहू के नाम, सीता फल या सेब भी याद कर सकते हैं, मैंगो आलू की मंडी। ठीक है, ये एक गाना कंप्लीट हो गया। फिर अगला देखिए, इसमें एक ब्लॉक और बना दिया है, जिंक, क्रोमियम, आयरन। इसको कैसे याद करेंगे, ज़िंदगी करे फरियाद, ज़िंदगी करे फरियाद। ठीक है, अब ये याद रखेंगे एक ब्लॉक बना के, ज़िंदगी, जिंक, क्रोमियम, आयरन, ज़िंदगी करे फरियाद। फिर आगे का ब्लॉक है कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, आयरन। इसको कैसे याद करेंगे, छोड़ दो कोकिन, ज़िंदगी करे फरियाद, छोड़ दो कोकिन। कोकिन समझते हैं ना, ड्रग्स होता है ना, हीरोइन, कोकिन्स है ना, अफीम, गांजा। तो इसको जो है आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, छोड़ दो, ऐसे फिर से याद कर लेंगे, ज़िंदगी करे फरियाद, छोड़ दो कोकिन, नहीं तो सुनाएंगे प्रभु, नहीं तो सुनाएंगे प्रभु क्या, फटकार, फटकार, नहीं तो सुनाएंगे प्रभु फटकार। आपको पता है ना कि नशा करना क्या है, गलत है, तो गवर्नमेंट भी है ना इसके लिए रोक लगाती है, लेकिन जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो वो भी फटकार लगाएगा, अभी भाई कोकिन क्यों खा रहा था, है वो नशे की चीज़ है। आपको मालूम है कोकिन ज़्यादा खाने से आदमी मर भी जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार है ना गाना फिर से गुनगुना लीजिए, लिखा सास ने बहू के नाम, क्या, सेब, मैंगो, आलू की मंडी। फिर अगला गाना, ज़िंदगी करे फरियाद, छोड़ दो कोकिन, नहीं तो सुनाएगी प्रभु क्या, फटकार। यहाँ तक याद हो गया। अब ये हाइड्रोजन देखो, इसके बाद बीच में आ गया है, इसका ये 0 लिख रहे हैं, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, EH+/H2 का वैल्यू है ये। ठीक है, और अब आगे देखिए, कॉपर AgHgAu, इसको कैसे याद करेंगे, कटरीना है ना, कटरीना का नाम तो सुना ही होगा, नाम सुन के बहुत खुशी भी हो रही होगी। कटरीना आ गई होगा बर्बाद। अब आप जानते हैं कि अगर आपके है ना आपने मूवी ज़्यादा कटरीना का देखने लगे तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे। कटरीना आ गई, हो गए बर्बाद, कौन, O2 क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है जी, कटरीना आ गई, हो गए बर्बाद, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये मैं मेन एलिमेंट्स मैंने लिख दिया है बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे। हालांकि ना भी याद करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि
10th में तो ज़रूरत होता है, क्योंकि 10th में तो ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, इसलिए टीचर्स उसको याद करवा देता। लेकिन अब हम लोग 12th में हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी याद रखनी है। जो आप याद होगा, हमने कहा था कि एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी सीरीज़ में कैसे सजाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे। तो देखेंगे यहाँ पर लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, SRA मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा। और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि जब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा निगेटिव होता है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। यानी ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब वो आसानी से दे सकता है। ठीक है जी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का। ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखिए लिथियम, पोटेशियम, सीजियम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा निगेटिव था, मैक्सिमम निगेटिव था। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये कम निगेटिव होता जाएगा, निगेटिव निगेटिव कम निगेटिव होते हुए हाइड्रोजन पे आके 0 हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भागेगा। ठीक है। और आप देखेंगे सबसे आखिरी में कौन है, फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हम इसको याद रखेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, बच्चों जगह कम है मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रिडक्शन ऊपर लिख रहा हूँ, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये दो एंड आप याद रखेंगे। ठीक है। लिथियम सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसका मतलब ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी सबसे अमीर है इलेक्ट्रॉन देने के मामले में। और फ्लोरीन क्या है, सबसे क्या है, अमीर है क्या, इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। ये पॉजिटिव मतलब कंगला हो गया, गरीब हो गया, और निगेटिव का मतलब अमीर हो गया। ठीक है जी। तो ये दो एंड आप याद रखेंगे। और इसकी ज़रूरत बच्चों आप लोग को मैं बता दूं कि ख़ास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में आपको 12th में पढ़ना है, और 11th में भी हमने इसका कुछ टॉपिक पढ़ा है S ब्लॉक में। आपको याद होगा मैंने कहा था कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और मैंने इसके पीछे रीजंस भी बताए थे कि लिथियम का क्या है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसकी वजह क्या बताई थी, उसकी वजह मैंने ये बताई थी बच्चों कि इसका एटम निकालने में थोड़ा आसानी है, यानी सॉलिड से गैस में बदलने में आसानी होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन इसका कम होगा, क्योंकि अल्कली मेटल सॉफ्ट मेटल होता है। और फिर मैंने कहा था कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने का नंबर आएगा तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी लिथियम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है, क्योंकि लिथियम जब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम प्लस में बदलेगा तो उसका साइज छोटा होने की वजह से इसका वाटर से इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी यानी वाटर से इंटरेक्शन करके बहुत ज़्यादा हीट बाहर आएगा, इसलिए ओवरऑल एनर्जी जो होगी प्रोसेस में निगेटिव हो जाएगी। और ये याद रखेंगे यहाँ थर्मोडायनेमिकल क्राइटेरिया फिट हो जाता है कि जिस प्रोसेस में क्या होगा, ओवरऑल एनर्जी निगेटिव हो जाती है, वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। यानी लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना इसलिए आसान होगा क्योंकि इसका जो है ओवरऑल जो एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में, लिथियम सॉलिड से एटम में बदलने में, जिसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, वो कम लगता है। फिर लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन लिथियम +1 में जा करके जो वाटर से इंटरेक्शन करता है तो उसमें ज़्यादा हीट निकाल देता है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछ दे कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो आप इसका रीज़न क्या बताएंगे बच्चों, कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव है। और सबसे ज़्यादा निगेटिव होने की वजह क्या है मेरे बच्चोो, कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब रही बात, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने में यह आसानी होगी, यानी F को F- में बदलने में, यहाँ Li+ में बदलने की बात हो रही थी, यहाँ F का F- में बदलने में आसानी होगी। और इसका भी रीज़न यही है कि फ्लोरीन क्या, क्योंकि ऑलरेडी गैस होता है, लिथियम तो सॉलिड होता है, तो इसमें सब्लिमेशन एनर्जी खर्च होगी सॉलिड से गैस में बदलने में, लेकिन फ्लोरीन पहले से ही गैस होता है, तो यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी का मामला नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा इसमें
इसमें जो एनर्जी लगेगी वो कौन सी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होता है और F2 जो है इलेक्ट्रॉन नहीं लेता बल्कि F2 पहले F में बदलता है, यानी आप फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो पहले टूटेगा और फ्लोरीन का बॉन्ड कमज़ोर होता है और उसकी वजह क्या होती है बच्चों कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है दोनों फ्लोरीन पे, जिसकी वजह से आपस में रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड मजबूत होने के बावजूद भी कमज़ोर हो जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो हम कहेंगे ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन और दूसरा हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जब फ्लोरीन F- में बदलेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वाटर से इंट्रैक्शन करके। तो यहाँ कुल मिलाकर के फ्लोरीन का F- में बदलना आसान होगा, एनर्जी निगेटिव होगी, और लिथियम का लिथियम प्लस में बदलना आसान होगा क्योंकि इसमें एनर्जी निगेटिव होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से गाना बता दे रहा हूँ। लिखा सास ने बहू के नाम, क्या सेब मैंगो आलू की मंडी, ठीक है, जिंदगी करे फरियाद, छोड़ दो कोकिन नहीं तो सुनाएंगे प्रभु फटकार, ठीक। फिर हाइड्रोजन 0 हो गया, फिर कैटरीना आ गई, होंगे बर्बाद। कौन कौन बर्बाद होगा भाई, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पर मैंने ये एरो से कुछ है ना प्रॉपर्टीज को दिखाया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज, यानी रिड्यूसिंग पावर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को कहते हैं। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रहा है, यानी लिथियम से हम जाएंगे फ्लोरीन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगी। यानी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी मतलब क्या हो गया कि लिथियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और फ्लोरीन बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है, इसका मतलब इसका उल्टा मामला है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो इसलिए देखेंगे रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करता हुआ दिखा रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला है ना एरो दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज दैट इज गेट पॉजिटिव, यानी शुरुआत में रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान होगा और जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या होगा, मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात। अब आइए इसका मतलब अगर हम कहें तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज दैट इज गेट पॉजिटिव, तो इसका मतलब दैट इज फिर हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू गेट डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ताकत क्या होगी, घट जाएगी। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू गेट डिक्रीज करेगी, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घट जाएगी। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घटने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी घट जाएगी, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट लिखा है डिस्चार्ज पोटेंशियल इंक्रीज। अब आप बोलेंगे सर ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल को ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें 2 मेटल रॉड लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें इस सॉल्यूशन में आयंस हैं। मान लो हमारे पास लिथियम प्लस आयन है, Na प्लस है, एल्युमिनियम प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस आयन है, इस सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं कि हम अगर बाहर के सोर्स से इस पर अगर करंट भेजेंगे तो क्या होगा, जो आयंस होंगे वो कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। किस पे डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे, ठीक है बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये 4 आयन मैंने दिया है, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो ये याद रखना है कि वही एलिमेंट पहले कैथोड पे पहुंचेगा, यानी डिपॉजिट होगा कैथोड पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो अब देखो यहाँ पर लिथियम भी है, सोडियम भी है, एल्युमिनियम भी है और मैग्नीशियम भी है। तो अगर मैं कहूँ कि इन चारों को डिस्चार्ज करने के आधार पे, यानी मेटल पे डिपॉजिट करने पे, कैथोड के डिपॉजिट करने के आधार पे सजाओ, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम निगेटिव होगा यानी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, जल्दी से रिड्यूस होगा। तो अब देखिए लिथियम भी है, सोडियम है, तो लिथियम ऊपर है, उसके बाद फिर सोडियम भी ऊपर है, अगला कौन सा है, एल्युमिनियम नीचे है
और मैग्नीशियम कहाँ गया देखो उसके ऊपर है, यानी सबसे नीचे कौन है, एल्युमिनियम। यानी कि कैथोड पे सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, एल्युमिनियम 3+ डिपॉजिट होगा, फिर कौन डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, फिर कौन डिपॉजिट होगा, चेक करो, लिथियम के बाद एल्युमिनियम पहले, फिर मैग्नीशियम और फिर कौन होगा, सोडियम, और सबसे मुश्किल से डिपॉजिट होगा लिथियम। ठीक है, अब ये बात आपको इसलिए ध्यान रखनी है बच्चों कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आगे पढ़ाना है, तो उसमें यही बात आपको है ना ध्यान रखनी होती है कि अगर कोई सोल्यूशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड भी और पानी भी है, क्योंकि सोल्यूशन ले रहे हैं तो पानी भी ले रहे हैं और सोडियम क्लोराइड भी ले रहे हैं। तो जब हम करंट पास कराएंगे तो सोडियम प्लस है और हाइड्रोजन प्लस है, क्योंकि पानी में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, H+ के फॉर्म में रहेगा, और सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में रहेगा। तो हमको ये देखना है कि Na+ और H+ दो कॉम्पिटिटर होगा सोल्यूशन में, तो कौन सबसे पहले डिपॉजिट करेगा। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ज़्यादा निगेटिव होगा वो मुश्किल से है ना डिपॉजिट होगा, जो कम निगेटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर हाइड्रोजन पहले डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो हो वो डिपेंड करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज़्यादा निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये बात जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वही है ना एलिमेंट पहले डिपॉजिट होता है कैथोड पे, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो या कम निगेटिव हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है, एक बार फिर से एक बार आप लोग गुनगुना दीजिए। लिखा सास ने बहू के नाम, क्या, सेब, मैंगो, आलू की मंडी, ठीक, जिंदगी करे फरियाद, छोड़ दो कोकिन नहीं तो सुनाएंगे प्रभु फटकार। ठीक है, फिर आगे क्या, कटरीना आ गई होंगे बर्बाद, कौन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि दो एंड है, लिथियम पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव है, यानी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, SRA मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो निगेटिव से क्या होगा, कम निगेटिव से होते हुए जीरो से लेकर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब कई बुक में जो है बच्चों उल्टा भी लिखा होता है, यानी है ना फ्लोरीन ऊपर दिया होता है और लिथियम नीचे दिया होता है, तो आप इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि सर इसमें ऐसे दिया हुआ उसमें वैसे दिया हुआ है। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि दो एंड है, एक तरफ लिथियम होना चाहिए, दूसरी तरफ फ्लोरीन होना चाहिए। अगर लिथियम से ऊपर से शुरू करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव से कम निगेटिव होते पॉजिटिव की तरफ भागेगा। और ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी सीरीज़ का एप्लीकेशन क्या क्या है। बच्चों हमने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमको याद होगा तो हमें क्या क्या पता चल जाएगा। इसमें देखिए 5 एप्लीकेशन है। पहला है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, दूसरा आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये पता चल जाता है। तीसरा EMF निकालने के लिए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए ये काम आ जाता है। ठीक है, और चौथा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा कि नहीं, अगर कोई एलिमेंट एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा कि नहीं वो पता चल जाएगा। पांचवा क्या होगा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा पहले, यानी कैथोड पे और एनोड पे कौन सा एलिमेंट पहले जमा होगा ये पता चल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम आपकी भाषा में कहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपको मालूम होगा कि जिंक सल्फेट है और इसका अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और प्लस जिंक हो जाएगा। यानी कि सोडियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है यानी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या कर रहा है, जिंक को हटा दे रहा है, यानी हमेशा ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड से। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखेंगे MgSO4 और प्लस एल्युमिनियम है, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, क्योंकि मैग्नीशियम का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, एल्युमिनियम का पोजीशन नीचे है। ठीक है जी, तो इसलिए ये बात हमको पता चल जाती है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी फिजिबल होगा कि नहीं होगा।
यानी कि थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता ये पता चल जाएगा। उसी तरह नॉन मेटल में फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयोडीन है ना आयोडीन जो है वो डिस्प्लेस जो है फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो नॉन मेटल में भी यही बात होगी। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा है वो है आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मालूम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि इसको है जो ऑक्सीडाइज कर दे, यानी सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे, यानी उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, खुद रिड्यूस हो जाए। तो आपको मालूम है कि जो मेटल, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर था, तो वह स्ट्रॉन्गेस्ट क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, है ना। तो अगर जिस मेटल का क्या हो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पोजीशन हो, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल में ज़्यादा निगेटिव होगा, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो कम निगेटिव होगा वो लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कम पॉजिटिव होगा वो कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लिथियम और सोडियम में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम ज़्यादा है। उसी तरह से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कहूँ कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, तो मैग्नीशियम है। अगर मैं कहूँ कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब कम ऑक्सीडाइजिंग है ना। इसका मतलब हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन एलिमेंट होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। और वैसे भी आपको मैंने तरीका सिखा रखा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होता है वो क्या होता है बच्चों, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपके पास मेटल दिया रहेगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा दिया रहेगा। अगर डाटा नहीं दिया हुआ तो रिएक्टिविटी सीरीज जो याद करते हैं उसी बेसिस पे हम पता कर लेते हैं। जो ज़्यादा ऊपर होगा वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल के निगेटिव वैल्यू से अगर पॉजिटिव की तरफ सजाया गया होगा तो। अब आइए तीसरा जो एप्लीकेशन है बच्चों, ईएमएफ निकालना। तो आपको याद होगा ईएमएफ बराबर क्या होता है, बोलो। ईएमएफ बराबर क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है बच्चों। अब ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ कि कैथोड और एनोड हम कैसे पहचानेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो एनोड की तरह काम करेगा, और जो कम रिएक्टिव होगा, यानी नीचे रिएक्टिविटी घट रही है, तो इसका मतलब वो एनोड की तरह काम, वो कैथोड की तरह काम करेगा। इसका मतलब कैथोड और एनोड पहचानने का मैंने तरीका आपको समझाया था मैंने, कि अगर दो मेटल दिया रहे और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव दिया रहे तो हम कैसे पहचानेंगे कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। तो मैंने कहा था जो ज़्यादा निगेटिव होता है वो एनोड होता है, जो कम निगेटिव होता है वो क्या होता है, कैथोड, वो कैथोड हो जाता है। अगर दो मेटल दिया रहे और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव दिया रहे तो जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा, जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो बच्चों कैथोड होगा। और अगर एक प्लस दिया रहे एक माइनस दिया रहे दो एलिमेंट का, तो प्लस वाला हमेशा कैथोड होगा, माइनस वाला हमेशा एनोड होगा। तो ईएमएफ निकालने में भी हमको रिएक्टिविटी सीरीज का सहारा लेना पड़ता है, यानी ऊपर वाला मेटल एनोड की तरह काम करेगा, नीचे वाला मेटल कैथोड की तरह काम करेगा। तो ईएमएफ भी निकाल हम सकते हैं। चौथी बात, हाइड्रोजन गैस एसिड से रिएक्शन करके है ना निकलेगा कि नहीं। तो याद रखो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब फर्क ये है कि ऊपर वाला जो होगा मेटल वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा और कोल्ड कंडीशन में भी निकाल देगा। लेकिन क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घट रही है। तो इसका मतलब कि आप देखेंगे जब आप 10th क्लास में पढ़ा होगा तो एसिड का मेटल से रिएक्शन कराते थे तो देखते होंगे कि कहीं पर जो है कोल्ड कंडीशन लिखा होता है, कहीं हॉट कंडीशन लिखा होता है, कहीं पर स्टीम लिखा होता है, याद है। तो ये स्टीम क्यों लिखते हैं, हॉट क्यों लिखते हैं। तो याद रखो कि मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कोल्ड एसिड से भी रिएक्शन करके, डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल देगा, और जो कम रिएक्टिव होगा मेटल तो उसके केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और हॉट करना पड़ेगा और हॉट करना पड़ेगा, ज़्यादा हॉट करेंगे तो वेपराइज कर जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर होने वाला जो मेटल होगा बस वही ऐसा करेगा, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता। तो ये चौथा एप्लीकेशन है ना, हमको पता चल जाएगा कि कौन हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो इन जनरल क्या होता है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है बच्चों। अब पांचवा है डिस्चार्जिंग ऑफ एलिमेंट ऑन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ इलेक्ट्रोड लिखा है तो इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो याद रखो कि रिडक्शन किसका होगा, प्लस वाले का होगा। तो जिसका मेटल अगर है, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, 4 मेटल है
ठीक है, सोडियम प्लस भी दिया हुआ था, मैग्नीशियम भी, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सोचो ज़रा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो जल्दी रिड्यूस होगा, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा अगर एनोड पे जमा करना है, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ज़्यादा निगेटिव है वो एनोड पे जमा होगा और जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो 4 मेटल दिया हुआ, चारों पॉजिटिव दिया हुआ, तो जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो पहले वो जल्दी जमा होगा, और अगर चारों निगेटिव दिया हुआ है तो जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ सकेगा। मतलब वो निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि उसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, तो वहाँ पर वो कैथोड पे जमा होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन का मामला आएगा तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना जल्दी एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी गैस के फॉर्म में भी बाहर आ सकता है अगर वो गैस होगा तो। बच्चों ये बात समझ में आ गई आप लोग को। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों की रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद कर लेना है और इसका एप्लीकेशन आपको दिमाग में रखना होता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे जा करके सवाल देखेंगे तो कई बार सवाल आ जाता है ना नीट वगैरह में, तो उस तरह के सवाल में आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं और एक आध सवाल देख करके इसमें जो है फिर हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। देखो बच्चों ये एक प्रॉब्लम है जो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, एक ही क्वेश्चन है मुझे मिला, ठीक है, वो नीट में आया हुआ था कि H2 गैस किसके में नहीं निकलेगा अगर हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा देंगे। ये 4 मेटल दिया, मैग्नीशियम, टिन, Ag और Zn दिया हुआ। तो आपको मालूम है कि जो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव कौन होगा, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है, ठीक है, टिन भी एक्टिव है। और मैंने आपसे कहा था कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो हाइड्रोजन से नीचे कौन होगा, सिल्वर होगा, नहीं, तो Ag जो है वो रिएक्शन करके डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। उसी तरह से और भी सवालात हैं जो आपको मैंने टेक्निक बता दिया, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को देख के एनालाइज कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग याद कर लें, इस पर सवाल बना के देखेंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।